हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है प्रीवियस पेपर नंबर 7। इसके पहले हम लोग 6 प्रीवियस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उन 6 में पेपर कौन सा हुआ है? 14 जुलाई का पेपर हुआ और 17 जुलाई का पेपर हुआ। तो 2 पेपर 17 जुलाई के हुए हैं, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। आज हम लोग 17 जुलाई की 3rd शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं और उसके बाद 4th शिफ्ट का मिलेगा। फिर 17 जुलाई का पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 18 में आएंगे। ठीक है, तो अभी 6 कर चुके हैं, हम लोग 7वां आज करने जा रहे हैं। पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। और हाँ, जो लोग आज हमारे साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले 6 पेपर तो ये देखकर ही पता लग जाएगा कि हम आज 7वां करने जा रहे हैं। और इसके पहले ये तो 2023 का जो था, इसके पहले हम लोग सीजीएल 2022 का भी सारा सेट लगा चुके हैं और सीएचएसएल 2022 का सारा सेट लगा चुके हैं, एमटीएस का भी सारा सेट लगा चुके हैं, स्टेनोग्राफर का भी लगा चुके हैं। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ढेर सारा मटेरियल है और सबका पीडीएफ भी सारे वीडियोज के साथ अटैच है। तो आराम से आप रोज़ एक पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसी जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए तो हर पीडीएफ के नीचे उसकी वीडियो का लिंक है, वीडियो के ऊपर उसका पीडीएफ का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी हो उतनी करिए, बेइंतहा प्रैक्टिस करिए खूब जम के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इसमें, देखो ये एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में देखो क्या दिया है, पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। तो ये हैड लिखा है और ये बीन लिखा है, तो बीन लगने का मतलब ये पहले से ही पैसिव वॉइस में है। बाय हर लिखा है, बाय हर को अगर हम इधर लेके आएंगे तो सी हो जाएगा। और हैड बीन है तो हैड बीन में से हमको क्या मिलेगा? केवल हैड मिलेगा, बीन हमको छोड़ना पड़ेगा और ये लगाएंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी के बाद प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ढूंढो कहाँ पे मिलता है हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ हैव होगा, हैव कैसे हो जाएगा? ना हैज होगा ना विल होगा, एक ही में हैड लगा है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मतलब ये 4 सेंटेंस हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी निकलेगी इसमें, और गड़बड़ी वही है, जानते हो कौन वाली? आर्टिकल वाली। तो अब की बात डेफिनेट इंडेफिनिट दोनों का मैटर आ गया। आर्टिकल देखो, सुप्रिया, द सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो देखो सुप्रिया के पहले दा नहीं लगेगा क्योंकि कोई मतलब सुप्रिया के, भाई देखो प्रॉपर नाउन के पहले सुपरलेटिव लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। द सुप्रिया नहीं, प्रॉपर नाउन के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये बेस्ट गर्ल लिखा हुआ है, इसके पहले दा लगा हुआ है, इन द क्लास लगा हुआ, तो ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट है। आगे आ जाओ, सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें दा लगाना पड़ता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। फिर सुप्रिया के पहले लगा दिया, और उधर देखो बेस्ट लिखा है, बेस्ट के पहले आ लगा दिया, बेस्ट के पहले दा लगता है, अभी सुपरलेटिव के पहले दा लगेगा, आ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको निकला तो फाइनली यही बी वाला ही आंसर यही होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और अच्छा क्वेश्चन है ये तीसरा वाला, तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट देखो 4 हैं, तो देखते हैं इसमें ABCD होना चाहिए था, 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है? तो भैया देखो ये मतलब टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, तो इसको A समझ लो, इसको B समझ लो, इसको C समझ लो और इसको D समझ लो। लिखा वेल यू कांट मेक मी, लिखा इन्होंने कि वेल यू कांट मेक मी, सी सेड लुकिंग एट मी, लुकिंग बैट, वो मुझे मेरी ओर देखते हुए उसने कहा कि यू कांट मेक मी, आप मुझे नहीं बना सकते। क्या बनाना है? बात की कोई शुरुआत ही नहीं मिली। सी में लिखा सी वेंट ऑन, सी वेंट ऑन होता वो अपना काम जारी रखी। अभी तो क्या वेंट ऑन, पहले तो हमें काम ही नहीं पता। तो सी वेंट ऑन, वो आगे बोली कि वेल यू माइट ट्राई, आप कोशिश कर लीजिए। आई रिस्पॉन्डेड एंड सी लाफ्ड, मैंने रिस्पॉन्ड किया और उसने वो हंस दी। आगे लिखा सी केम इन, वो आई, अंदर आई, कमरे में आई, एंड वी सेड हेलो, वो अंदर आई और हमने, मतलब आई ने और सी ने एक दूसरे को हेलो कहा। देन सी जस्ट लुक्ड एट मी, उसके बाद उसने ऐसे मेरी ओर देखा, एंड सेड, और वो बोली कि व्हाट डू यू वांट, अब चाहते क्या हो? ठीक, माय किचन
माइक कैचनी रिमेंबर्ड, माइक मतलब ये कोई राइटर है, आई जो बोल रहा है माइक कैचनी, वही कह रहे हैं कि उनको याद आ रही है बातें। तो याद करके उन्होंने बताया कि वो कमरे में आई और हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा, उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा कि व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। इन्होंने कहा कि वेल आई वांट यू टू ग्रिन एंड सीम प्लीज्ड। आई एडेड, मैंने कहा वेल मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, ठीक, तुम मुस्कुराओ और खुश दिखाई दो। अच्छा, तो ये तो वही होगा ना, व्हाट डू यू वांट का जवाब होगा वेल आई वांट यू टू ग्रिन। हाँ, तो तीसरे के बाद चौथा लगा दो, मतलब सी के बाद डी लगाना होगा। तो ये जाहिर सी बात है सी डी, शुरुआत में ही सी और डी लगेगा और शुरुआत का सी और डी यही होगा, उसके बाद ए भी लगेगा, ठीक है। तो उसने वो आई कमरे में हाय हेलो हुआ, उसने पूछा आप क्या चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो ए में, यहाँ देखो ए में उसने कहा होगा वेल ठीक है, आप बना कर सकते, कोशिश करो, यू कांट मेक मी, यू कांट मेक मी, तो अपनी कोशिश कर लो, आप मुझे खुश नहीं कर सकते हो ठीक है। तो उसने बात आगे बढ़ाई कि यू माई ट्राई, मतलब कर तो नहीं सकते हो खुश हमको, लेकिन कोशिश करना चाहो तो कर लो, ठीक। तो ए के बाद बी लगेगा, तो सीधे वही वाला, ठीक है, तीसरा वाला ही आ रहा है और कोई नहीं आना है। अब आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या करना है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है और उसको सब्सटीट्यूट करना है, उसकी जगह पे देखो क्या लगेगा। कैरोलिना ओपनड अ सेविंग अकाउंट, कैरोलिना ने एक सेविंग अकाउंट खोला टू सेव मनी फॉर लेटर, मतलब आगे चल के भविष्य के लिए, फ्यूचर में मुसीबत के दिन में कुछ बचत करने के लिए। फॉर अ सनी डे, सनी डे नहीं रेनी डे होता है, ठीक है, मतलब भविष्य में मुसीबत के समय या बुढ़ापे के लिए, बुरे दिनों के लिए अगर हम कुछ सेविंग करके रखते हैं तो उसको कहा जाता है फॉर अ रेनी डे। तो आंसर कौन सा हुआ, चौथा वाला। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स, लाइक फीचर्स मतलब दो लोगों में, टू थिंग्स है ना, दो चीज़ों में जो चीज़ें समान दिखाई देती हैं उसको क्या कहते हैं, जिसकी बेस पर हम कंपैरिजन किया करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी समझ में आ रहा है, एनालॉजी क्या होता है, सादृश्यता। रीजनिंग आपने पढ़ी होगी तो उसमें सादृश्यता होती है, समान दिखने वाली चीज़ें होती हैं। एमल्जिमेशन का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना। क्या होता है ये, मिक्सचर, मिक्स TURE हो जाओ भैया, मिक्सचर है ये। तो अच्छा, अपैथिक मतलब क्या होता है, डिसइंटरेस्ट, अरुचि, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एम्बिगुइटी अभी नहीं, इसी वाले में था शायद, नहीं इसके पिछले वाले में था। एक हमने क्वेश्चन पहला था जिसमें था लूसिड का एंटोनिम बताना था, उसमें दिया था एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस क्या था, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका अर्थ बहुत कठिन है, जिसमें दो अर्थ निकलते हैं। वही एम्बिगुइटी का मतलब होता है दुरूहता, दुरूहता का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन डिराइविंग मीनिंग, अर्थ निकालने में जो डिफ़िकल्टी होती है या डबल मीनिंगनेस होती है उसमें, उसको एम्बिगुइटी कहते हैं। आंसर फिलहाल आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा यही एनालॉजी, ठीक है। ये तो दूसरे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एरर का है। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव, विल नॉट हैव के बाद क्या लगना चाहिए था, सेव्ड, ऐसे होगा। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव्ड एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स, ठीक है, तो ये सेव्ड होना चाहिए था। विल नॉट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विल नॉट हैव, ये सेव्ड होना चाहिए था, चौथा वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनकरेक्टली कोनोटेशन, ठीक है, कोनोटेशन का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जिसकी लिटरल लेक्सिकल मीनिंग दूसरी होती है, कोनोटेटिव मीनिंग दूसरी होती है। कोनोटेटिव मीनिंग क्या होती है, जैसे कोई ये कहे कि तुम्हें देख के मेरे शरीर में आग लग जाती है। आग का मतलब यहाँ है गुस्सा, आग का मतलब फायर नहीं है, एंगर है कि नहीं, ठीक है। तो ये कोनोटेशन होता है जब हम किसी शब्द को कहीं यूज करते हैं और उस शब्द की जो डिक्शनरी में मीनिंग होती है वहाँ वो डिक्शनरी वाली मीनिंग ना लगा करके कोई और दूसरी मीनिंग आए, है कि नहीं, ठीक। अब आ गया जो पैटर्न, पैटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई, PATRON होता है, PATRON। पैटर्न का मतलब क्या होता है, संरक्षक, ठीक है। तो यही है लगेगा आंसर, तो फिलहाल यही हुआ। डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ का मतलब होता है अभाव,
कमी या किसी चीज़ की। और क्वेरी मतलब होता है कि आपकी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो। आंसर कौन सा होगा बताओ? किसकी पूछा क्या था? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग किसकी गलत है? पैटर्न की गलत है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है ये वाला 8वां, उसमें एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? ये अंडरलाइन किया हुआ है उसकी एंटोनीम। तो शी वाज अपसेट सीइंग, वो एकदम अपसेट हो गई, एकदम गुस्से में, लाल पीली नीली हरी बैगनी हो गई। क्या हो गई? सीइंग द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो क्या थे? स्कैटर्ड मतलब तितर बितर थे, छितराए हुए थे। इसका एंटोनीम, तो अगर ये छितराया हुआ होगा तो एंटोनीम क्या होगा? इसका एंटोनीम गैदर्ड होगा। भाई ये छितराना हो गया, पिखराना हुआ, ये गैदर्ड इकट्ठा करना हो गया, एंटोनीम यही हो गया आपका। डिसिपेटेड का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाई डिसिपेटेड? डिसिपेटेड का मतलब वही होगा जो स्कैटर्ड का होगा, ठीक है। डिसिपेटेड इज स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, छितराया हुआ, डिसिपेटेड है, तो साइनोनिम हो गया। पेरिश्ड का मतलब क्या होता है? पेरिश मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। पेरिश्ड मतलब क्या होगा? देखो लिखो, स्पॉइल्ड, ये हो गया स्पॉइल्ड, जो नष्ट हो चुका हो। स्प्रिंगल्ड मतलब छिड़काव करना होता है, तो वो भी स्कैटर ही होगा। गैदर्ड मतलब इकट्ठा कर देना, ये आपका सूटेबल एंटोनिम है, एक ही है एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 नंबर में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एब्सोल्यूट की एकदम सही आंसर नहीं होगा। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट कल वाले डिस्कशन में आया था ना, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब चालाक, या हो सकता है आज ही में, शायद आगे मिलेगा। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्लेवर या कनिंग आदमी। बहुत याद रखिएगा इसको, एस्ट्यूट वर्ड, कीप इन योर माइंड एंड सेंड इट इन योर डीप मेमोरी, ठीक है। आज ही ज़रूरत पड़ेगी एस्ट्यूट की, क्लेवर के सेंस में यूज़ किया जाता है। स्पेलिंग इसकी सही है तो आंसर नहीं होगा अबंडेंस। तो अबंडेंस भैया ABEN किसी में भी नहीं होता, एक अबंडन होता है ABAND वाला, ठीक है ना, ABAND, और एक होता है ABUND, ठीक है, ये होता है अबंडेंस। तो ये ABUN वाला लगाओ चाहे ABAN वाला लगाओ, लेकिन ABEN फिलहाल कहीं नहीं और कभी नहीं होता, ये वाला नहीं होता। तो यही आपका आंसर होगा। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, बिना किसी प्लानिंग के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें खाली जगह भरनी है। यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, आप सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, आप युवराज हो, आपको उसी लहजे में, उसी तरीके में बात करनी चाहिए। आप होने वाले महाराज हैं और बात करने की तमीज़ नहीं है। तो भाई तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? टू लगन। तो उत्तराधिकारी के लिए क्या लगाओगे? ये वाला हेयर लगता है। ये वाला हेयर क्या होता है? ये खरगोश होता है, ये हेयर बाल होते हैं, और हेयर मतलब यहाँ होता है। तो क्या लगाओ? हेयर टू, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो। किसका? ये लिखा है, दर्शना was loved at by all her classmates। कौन हंसी उड़ाया? all her classmates। उसके बाद हुआ क्या था? was के साथ loved at है, तो was काट दो, loved at रहने दो, क्योंकि was हटा दोगे loved सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा, तब ये एक्टिव वॉइस हो जाएगी। तो हर क्लासमेट्स लाफ्ड, हर क्लासमेट्स लिखा, लॉफ्ड एट दर्शना, ये वाला पहला वाला एकदम ठीक है। अब दूसरा कहोगे हर क्लासमेट्स लाफिंग, बिना इजे मार के लाफिंग लगेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो गलत हो गया। विल बीन, भैया एक तो विल के साथ बीन नहीं लगता, दूसरे वाज जब यहाँ दिया हुआ है तो उसके लिए हम विल कहीं एक्टिव मिलेंगे, विल का विल भी होता। तो दर्शना इज लाफ्ड, अब यहाँ इज क्यों लाओगे? इज के साथ लाफ्ड लगाओगे तो वैसे भी पैसिव वॉइस हो जाएगी फिर से। तो पैसिव का एक्टिव बनाना है, आंसर आपका एक ही है, पहला वाला। अब आगे बढ़ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 12 में, और इसमें क्या है? एंटोनियम बताना है किसका? वैक्स का। वैक्स का दो मतलब होता है। दो मतलब कौन कौन सा? एक वैक्स का मतलब होता है मोम, ठीक है, और दूसरा वैक्स का मतलब होता है इनक्रीज, कोई चीज़ बढ़ना, या कह सकते हो ग्रोथ करना, ठीक है, ये हो जाएगा। एंटोनिम बताना है तो कम होना या घटना। केन का मतलब क्या होता है? केन पनिशमेंट होता है, जो डंडे से पीटते हैं, वो वाला केन हो गया। वेन का मतलब होता है डिक्रीज, घटना किसी चीज़ का, डिक्रीज, या एक चीज़ और कह सकते हो फॉल, गिरावट किसी चीज़ में। तो वैक्स मतलब हो गया बढ़ोतरी, ग्रोथ हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। WAIL, वेल का मतलब क्या होता है? विलाप करना,
मतलब जब दहाड़े मार मार कर लोग रोते हैं, विलाप करना होता है। पॉलिश का मतलब जानते हो, चमकाना किसी चीज़ को। अब आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें? वन वर्ड बताना है। वन वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, मतलब कुछ लोग जो एक वैन में यात्रा कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हो? कारवां। ठीक है। ब्रूड मतलब होता है ना, जैसे एक मतलब एक बच्चों की टोली होती है कह सकते हो, या कुछ जानवर जो एक साथ में 5-6 बच्चों को जन्म देने, तो उसको ब्रूड कहा जाता है एक बार के लिए। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग तो है ही नहीं, ट्रेवलिंग आना चाहिए ना, तो ब्रूड में ट्रेवलिंग नहीं है। जिप्सी का मतलब क्या होता है? बंजारे लोग होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये बंजारे लोग तो वैन में नहीं ट्रेवल करते। ये परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं होता, टेम्पोररी इनका सेटलमेंट होता है। कहीं पे डेरा डालते हैं, 1-2 महीने रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ डेरा नहीं डालते हैं, फिर 1-2 महीने ऐसे ही। तो इनका जो हाउस है वो शिफ्टिंग होता है, परमानेंट हाउस है ही नहीं, चलते रहते हैं। बंजारे कहते हैं ना इनको, जिप्सीज को। ठीक है। और कॉन्स्टेलेशन होता है तारामंडल। तारामंडल का मतलब होता है आसमान में कुछ तारे ऐसे हैं जो एक पैटर्न में हैं, जैसे सप्तर्षि ऐसे एक पैटर्न में होंगे। तो फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा होगा? कारवां होगा। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। अरेंजमेंट, हाँ यार फिर गलती से 1 2 3 4 हो गया है, आज पता नहीं क्या हो गया। ABCD, अब देखो यहाँ आप लोग समझदार हो और समझ ही रहे होगे कि ये कैसी मिस्टेक हुई है, तो ABCD मान के चलना यार, इतने तो स्मार्ट हो ही, हमको बताना ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेज, ये लिखा दीज 3 अप्रोचेज, पहले हमको इसके पहले अप्रोच मिलनी चाहिए कहीं पर। ठीक है, ये लिखा 3 अप्रोचेज, यही है। मतलब पहले क्या हो जाएगा? ये B होगा ना, तो B पहले होगा, उसके बाद A होगा। ये बात श्योर है, गांठ बांध लो, पहले होगा कि बाद में होगा अभी कह नहीं सकते। देयर वर 3 अप्रोचेज टू द ब्रिज, मतलब पुल पर पहुंचने के 3 अप्रोच थे। 1 फ्रॉम नॉर्थ, 1 फ्रॉम साउथ, और एक था बिटवीन द 2, उन दोनों के बीच में एक था। ठीक है, रुद्रप्रयाग बाजार से वो रास्ता जाता था। 2 हो गया। तीसरे में सेटिस्फाइड दैट द लेपर्ड हैड नॉट क्रॉस द रिवर, जब मैं इस बात से संतुष्ट हो गया कि लेपर्ड नदी के उस पार नहीं गया है, पार नहीं किया है, तो आई डिटरमिन टू पुट इन ऑपरेशन माई प्लान, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी योजना को एक्टिवेट करता हूँ। किसका? फॉर क्लोजिंग द 2 ब्रिजेज। ठीक है, कि मैं दोनों पुलों को क्या करूँगा? दोनों ब्रिज को क्लोज कर दूँगा, बंद कर दूँगा, क्योंकि अगर टाइगर पुल नदी के उस पार नहीं गया है, श्योर हो गया नदी के उस पार नहीं गया है, तो दोनों पुल को क्या कर दो? पैक कर दो उसको, तो उसको लेपर्ड टाइगर उसको पार कैसे करेगा? ठीक है ना। 2 ब्रिजेज एट नाइट, रात में इसको बंद कर देंगे। एंड 10, और इस प्रकार से कन्फाइनिंग द लेपर्ड टू माई साइड, और तब जो लेपर्ड है वो हमारी साइड में ही क्या हो जाएगा? कन्फाइंड हो जाएगा, फिर उसका हम शिकार करेंगे। इन्होंने कहा नेक्स्ट आई एग्जामिन द फुटपाथ, उसके बाद मैंने फुटपाथ को एग्जामिन किया। फुटपाथ कहाँ आया था? जहाँ 3 रास्ते मिल रहे थे हम लोगों को, वहाँ पे मिला था। ऑन विच 3 नाइट्स प्रीवियस, जिस पर 3 रात पहले माई गोट हैड बीन किल्ड, इनकी गोट को लेपर्ड ने नाश्ता बना लिया था। ठीक है, तो कुछ आइडिया लगा बच्चों आप लोगों को कि किसके बाद क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? 3 रास्ते देखेंगे, पुल पे जाने के 3 अप्रोच देखेंगे। B से हमको स्टार्ट करना है, हर हाल में B के अलावा और कोई स्टार्ट नहीं कर सकता इसको, क्योंकि इसमें 3 अप्रोचेज हैं। अप्रोच की बात यहाँ 3 अप्रोच की बात हो रही, तो उसमें दीज लगा हुआ है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट आई एग्जामिन्ड फुटपाथ। अच्छा, ये तो बाद में होगा ना फुटपाथ, ये एग्जामिन कब करेंगे? जब तीनों रास्तों वाली बात हो जाएगी, उसके बाद ही तो एग्जामिन करेंगे, है कि नहीं? तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ये B हो गया, B के बाद A लगा लिया। A के बाद क्या करोगे? जब इन्होंने देख लिया सारी चीज़ें, तो उसके बाद सेटिस्फाई हो गए कि ये जो लेपर्ड है वो नदी को पार नहीं किया है। ठीक है, तो यही पहले, तो मतलब अब आना चाहिए हमको B A के बाद ये C लगा और ये D लिखा। नेक्स्ट एग्जामिन फुटपाथ, नहीं, B के A के बाद हमको फुटपाथ लगाना पड़ेगा, तो ये चौथा लगाना पड़ेगा। चौथे के बाद तीसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही। B के बाद A लगाओ। A में इन्होंने कहा कि ये अप्रोचेज वाली बात हो गई,
उसके बाद आपको आना पड़ेगा इसमें नेक्स्ट आई एग्जामिन्ड। उसके बाद पहले इन्होंने क्या ना एग्जामिनिंग दी हिस्ट्री, यहाँ इन्होंने इनको एग्जामिन किया, उसके बाद फिर ये एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन वाले दोनों काम भी तो आगे पीछे लगने चाहिए। तो ए में कुछ एग्जामिन कर रहे हैं, फिर डी में एग्जामिन कर रहे हैं, तो हमको ये डी यहीं करना पड़ेगा, उसके बाद सी लगा पाओगे। ठीक है ना, तो ऐसे होना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 16 क्या होगा, 15 होगा। 15 में आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है किसका, रनेन feels that the notion of democracy is a false मतलब परिकल्पना कहते हैं। नोशन का मतलब क्या होता है, धारणा मतलब क्या हुआ, एक तरह से हमारी कल्पना होती है। और कल्पना या धारणा क्या होगी, रियल नहीं होती, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिटी होगा। ला कानून होगा नहीं। क्वासेंट क्या होता है, क्वासेंट होता है जैसे किसी को भाग दिया, जैसे आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आए, तो भागफल जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्वासेंट कहते हैं। पोर्शन का मतलब क्या होता है, किसी का हिस्सा, शेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इन्होंने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। द मनी पेड टू फार्मर वाइफ, आप अगर अपनी पत्नी को फार्मर वाइफ का इन्होंने भूतपूर्व पत्नी, प्रेजेंट वाली नहीं। द मनी पेड टू फार्मर वाइफ हस्बैंड आ पार्टनर व्हेन मैरिज इज क्लोज्ड, जब तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद जब आप अपने पार्टनर को गुजारा भत्ता देते हो तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कहते हैं एलिमनी। ठीक है, रिकम्पेंस तब को कंपेंसेशन वाला होता है, रिकम्पेंस है किसी के नुकसान की भरपाई करना, ये नहीं होगा यहाँ पे। कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन का मतलब भी वही नुकसान की भरपाई होता है, ये नहीं होगा। और मेंटेनेंस यहाँ नहीं, तो क्या लगेगा, एलिमनी होता है गुजारा भत्ता, तो उसके लिए वही वर्ड है, एलिमनी है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, वही सब्स्टिट्यूशन क्या है, अंडरलाइन कितना, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रोज नहीं किए जाते हैं जी, रेज किए जाते हैं, राइज नहीं लगता क्वेश्चन के लिए। फिलहाल देखो, ही वॉज सो क्यूरियस, वो इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी, इतनी ज़्यादा क्यूरियस, उत्सुक थी, सॉरी सी नहीं ही है, पता नहीं सी क्यों दिख रहा, चलो अच्छा, हो जाती है ऐसी मिस्टेक कभी कभी, मतलब ज़्यादा मूड में थे ना तो देखा नहीं। ही वॉज सो क्यूरियस, वो इतना उत्सुक था, कोई चीज़ जानने के लिए इतना क्यूरियस था कि ही रोज मेनी क्वेश्चन। देखो, जब कोई किसी के अंदर क्यूरियसिटी होगी तो क्वेश्चन खड़ा ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो रेज क्वेश्चन होता है, राइज क्वेश्चन नहीं होता। तो रेज की सेकेंड फॉर्म को ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, रोज नहीं जी। ठीक है, तो ये होगा पहला वाला, यही तो दिया है, दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, तो पहला वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन पे आपको एंटोनिम बताना है किसका, ट्रायम्फ का। और ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत, सफलता। विक्ट्री कहो या सक्सेस कहो, ये दोनों ट्रायम्फ हैं। ठीक, अब इसका अपोजिट लो, अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, खत्म कहानी। अटेनमेंट उपलब्धि हो गया तो सफलता हो जाएगी। सक्सीड उपलब्धि के लिए लगता है, कैप्चर मतलब किसी चीज़ को जब्त कर लेने के लिए। तो एक ही आंसर है जो अपोजिट हो सकता है, और वो कौन है आपका, ट्रायम्फ का, सॉरी यार, ट्रायम्फ का क्या होगा, डिफीट। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 होगा। 19 में आपको एंटोनिम बताना है, किसका बताना है, ऑब्ट्यूज। पढ़ भी लो। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज, पेशेंट ने पाया कि जो डॉक्टर है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब जानते हो, ये पढ़ो जरा, बुद्धू सुना है ये वर्ड कभी किसी को, बुद्धू मतलब महामूर्ख। कुंद कह सकते हो, कुंद का मतलब क्या हुआ, जिसकी बुद्धि जो है ना एकदम कुंद हो गई हो, मूर्ख, निरा मूर्ख कह सकते हो। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय कांस्टेंट कॉल्स ऑन हिज फोन, और जो डॉक्टर है वो बार बार फ़ोन आ रहा है और डॉक्टर डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है। तो आप इसके लिए अपोजिट क्या लगाओगे, ओबेस। ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटा या मोटापा, यही ओबेसिटी होता है। बैनल, तो बैनल का क्या मतलब होता है, बैनल का मतलब होता है बहुत ही मामूली सा, बहुत ही तुच्छ, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो डॉक्टर बहुत ऑब्ट्यूज था, बहुत तुच्छ मामूली था। ठीक, नहीं मज़ा नहीं। अस्ट्यूट का मतलब क्या हो गया, क्लेवर।
अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने बोला था एस्ट्यूट, जब मैं वहाँ कर रहे थे तब मैंने बताया था कि आगे फिर मिलेगा इसका, एस्ट्यूट मैंने क्लेवर। तो बुद्धू का अपोजिट तो यही होगा यार, ऑब्सलीट का मतलब क्या हुआ, जो फैशन से बाहर हो, तो हम यही ले लेते हैं एस्ट्यूट, क्योंकि वहाँ है बुद्धू, ऑब्ट्यूज का मतलब बुद्धू, बुद्धि का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चालाक लग जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है, इसको अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग बताना है। क्या है, डोंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश क्या है, केडियम होता है। बीट अबाउट द बुश का मतलब वह झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ पीटने से क्या फ़ायदा होगा बताओ, कोई मतलब मिलेगा नहीं, मतलब तो फालतू का काम करने से, फालतू की मेहनत करने से बचो, ये होता है बीट अबाउट द बुश। तो क्या होगा, ट्राई टू इन्फ्लुएंस, बिल्कुल नहीं, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर आर पर्सन। तो मतलब बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को सीधा आंसर देने से बचना। गोल 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 गोल, बीट अबाउट द बुश मतलब क्या, गोल 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 घुमाना, सीधे मुद्दे पर नहीं आते, सीधे एम पर नहीं, सीधे पर्पस पर नहीं आते। तो ये क्या होगा, अवॉइड गिविंग डेफिनेट आंसर, बल्कि क्या होता है, उसको गोल गोल घुमाना होता है। तो ये आंसर आ गया आपका। अब आगे आ जाओ 21 से लेकर के 25। तो ये भैया बड़ा है, देख रहे हो, 3 यहीं तक आया है, तो मतलब एक पेज और होगा, इतने में तो क्वेश्चन होगा, फिर आंसर देखो कितने में आना है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है, द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट of eagles to the colorful plumage of parrots. Birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environment. तो इन्होंने कहा कि जो डैश ऑफ बर्ड्स है, मतलब जो बहुत तरह के बर्ड्स की बात कर ही रहे हैं ये, तो इन्होंने कहा कि जो डैश ऑफ बर्ड्स है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव पहलू है ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक, इन्होंने कहा कि फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स, मतलब जो ईगल है बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो ईगल की सोरिंग फ्लाइट ले लो, कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट, तोते के जो कलरफुल पंख होते हैं वो देखो। बर्ड्स हैव इवॉल्व, बर्ड्स जो है ना वो इवॉल्व मतलब उनका विकास हुआ है, इवॉल्व हुई है, क्या इवॉल्व किए, अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव, मतलब एक बहुत तरह की, बहुत रेंज है उनमें, उनके मतलब क्या होगा, वो उसमें टैक्टिक्स होंगी, बहुत ही तरह की स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द एनवायरनमेंट, कि वो सर्वाइव, जिंदा रह सके और अपने एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सके, फल फूल सके। आगे लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडाप्टेशंस, जो इनमें सबसे रिमार्केबल एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन हुआ है, प्रकृति के साथ अनुकूलन, इज़ द एबिलिटी ऑफ सम बर्ड्स, वो क्या है कुछ चिड़ियाँ जो हैं वो एबिलिटी है उनकी टू माइग्रेट ओवर वास्ट डिस्टेंसेज। आपने देखा होगा कि कुछ चिड़िया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चली जाती हैं, सागर महासागर पार कर जाती हैं उड़ते उड़ते, अब बीच में रास्ते में कहीं उतरने को तो मिलता नहीं होगा ना, इतनी कैपेसिटी होती है। ऑफन क्रॉसिंग ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, महाद्वीप और महासागरों को पार करते हुए रीच देयर ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स, जहाँ पर वो ब्रीडिंग करती हैं, जहाँ पर उनकी और प्रजनन करती हैं और जाड़ा जहाँ पर बिताती हैं। However, many species of birds are facing threats of their survival. बहुत सी बर्ड्स ऐसी हैं जिनके अस्तित्व को खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि सच एज उनका क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस मतलब जहाँ वो चिड़िया रहती हैं वो उनका घर खो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड डैश बाय ह्यूमंस, और इंसानों की ओर से भी उनको कुछ खतरे दिए जा रहे हैं। तो तीसरे पे हो जाएगा इन रिस्पांस, इसकी प्रतिक्रिया में कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हैव बीन पुट इन प्लेस, वो एक्टिवेट किए गए, इनको बचाने के प्रयास जो शुरू हो गए हैं, टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। आगे लिखा है कि दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। अब इनको जो बचाने की मुहिम चल रही है उसमें क्या चल रहा है, क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, उनके लिए सुरक्षित जगह क्रिएट करना, रीस्टोरिंग डिग्रेडेड इनहेबिट्स, जो इनहेबिटेट थे इनकी, डिग्रेडेड मतलब जहाँ ये रहते थे वो जो डिग्रेड हो गया, जो उनका नष्ट हो गया, उसको फिर से उनके रहने का, उनका आवास जो है वो रिस्टोर किया जाए। या रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स,
पेस्टिसाइड जो हम लोग कीटनाशकों का, देखो चिड़िया है कीड़ों को खाती है, जब हम खेत में कीटनाशक यूज करेंगे तो कीड़े उनको खाएंगे और उनको चिड़िया खाएगी तो चिड़िया भी तो उनके अंदर भी जहर जाएगा। तो पेस्टिसाइड का यूज कम करें, अदर हार्मफुल केमिकल्स का यूज कम करें चिड़ियों को बचाना हो तो। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन, चिड़ियों को कंजर्व करने का एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इज डैश पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन पर एक नज़र रखनी होगी टू ट्रैक चेंज, ताकि जो उनके में चेंजेस वेंजेस आ रहे हैं उनको देखा जा सके ओवर टाइम समय के साथ में। एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स, और क्या नए नए खतरे उनके लिए पैदा हो रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम, तो ये सिटीजन साइंस प्रोग्राम के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है, या थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो ज़्यादा मोर इंटेंसिव एफर्ट, मतलब थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिव एफर्ट करें। आगे लिखा है अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट, फाइनली हम जब बर्ड्स को और उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं तो दैट डज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड्स, ये केवल चिड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आल्सो फॉर ब्रॉडर इकोसिस्टम, बाकी एक बड़े इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ, जिसका कि हम उसका हिस्सा होते हैं, चिड़िया जिसका हिस्सा है। एंड द मेनी बेनिफिट्स दीज इकोसिस्टम्स प्रोवाइड टू ह्यूमन, और वो सारे फ़ायदे जो इस इकोसिस्टम से इंसान को प्राप्त होते हैं, तो ये जो कर रहा है इंसान वो केवल चिड़ियों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भी भलाई के लिए कर रहा है। अब ये फ़ायदे कौन से हैं, जैसे कि सच है, जैसे क्लीन एयर एंड वाटर, देखो चिड़िया रहेंगी, पेड़ होंगे, चिड़िया देखो जंगल में पेड़ कैसे उगते हैं, चिड़िया है एक पेड़ पर बैठती हैं, उसका फल खाती हैं, दूसरी जगह वो ले जाती हैं, पोलिनेशन कराती हैं, तो नए नए पेड़ उसमें डेवलप होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि नहीं है। तो सच है क्लीन एयर मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा हमको, एंड डैश अपॉर्चुनिटी, और ढेर सारी हमको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब हम पहले वाले फिलर के लिए क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी का मतलब भिन्नता हो जाएगी, डाइवर्सिटी हो जाएगी। वेरिएबल मतलब कितने प्रकार, वेरिएबल, वेरिएबल में जो चेंज हो सकता हो। डाइवर्सिटी में क्या होता है, विविधता, ये अनेक अनेक प्रकार के हो जाएंगे। वेरिएबल जो चेंज हो सकता हो। मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के लिए लगेगा, और असॉर्टमेंट लगता है वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्वेश्चन पढ़ लो बच्चा, क्वेश्चन है आपका पहला वाला, जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। द डैश ऑफ बर्ड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो डैश ऑफ वर्ड्स, बर्ड्स का क्या, बर्ड्स का क्या चीज़ बताओ, तो वेरिएबिलिटी ऑफ बर्ड्स है या डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स है, तो ये हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, क्योंकि अभी बताया था कि बहुत प्रकार के बर्ड्स हैं। ठीक है, तो क्या लगाओगे, डाइवर्सिटी लगाओगे। दूसरे वाले फिलर में क्या है बच्चा, स्ट्रेटजीज है, वीकनेस है, फेलियर्स है और शॉर्टकमिंग्स हैं। वीकनेस आप जानते हैं कमजोरी है, शॉर्टकमिंग्स का मतलब क्या होता है, हमारी कमियां, हमारे दोष, और फेलियर्स हमारी असफलताएं। स्ट्रेटजीज मतलब क्या हुआ, हम जो प्लान बनाते हैं। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे 22 में फिलर नंबर 2 इन्होंने कहा कि मतलब ईगल की ऊंचाई देख लो और पैरट के कलरफुल विंग्स देख लो। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव एंड थ्राइव देयर एनवायरनमेंट। चिड़ियों ने, बर्ड्स ने इवॉल्व किया है एक बड़ी वैरायटी में, वाइड रेंज ऑफ डैश चीज़ टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द एनवायरनमेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या लगाओगे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी क्या किया, इवॉल्व्ड मतलब क्या हुआ, क्या इवॉल्व करेंगी बताओ, बर्ड्स क्या इवॉल्व करेंगी, क्या इवॉल्व करेंगी, स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगी, वीकनेस क्यों इवॉल्व करेंगी, फेलियर क्यों इवॉल्व करेंगी, शॉर्टकमिंग कमियां क्यों इवॉल्व करेंगी, वो अच्छाई इवॉल्व करेंगी ना, तो स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे में आ जाओ, लिखा है एक्सप्लॉयटेशन और लिखा है सेफ गार्डिंग और लिखा है प्रिजर्वेशन और लिखा है माइग्रेशन। इन्होंने ये जिक्र कब आया था, जब ह्यूमन आया था, तो ये बताया गया था कि बर्ड्स आज खतरे में हैं। कुछ तो पर्यावरणीय कारण है और कुछ इंसान की वजह से हैं।
तो मनुष्य के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? एक्सप्लॉयटेशन से देखो, एक चीज़ सीधे सीधे से समझ लो आप, मनुष्य इनको सेफ गार्डिंग कर नहीं रहा, मनुष्य इनको माइग्रेशन नहीं कर रहा, मनुष्य इनको प्रिजर्व नहीं कर रहा, मनुष्य क्या रहा है? बर्ड्स को या नेचुरल हैबिटेट को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ही लगेगा। वैसे एक बार आप देख लीजिए इसको 3rd नंबर पे इन्होंने कहा कि बहुत सारी लिखा है, हाउएवर मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स ऑफ टू देयर सर्वाइवल, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और डेथ बाय ह्यूमंस, तो क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, क्योंकि इंसान प्रोटेक्शन नहीं कर रहा उनको। ठीक है, तो 3rd वाले पे क्या लगाओगे? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बताओ 3rd वाले में क्या लगाओगे? इंसान सेफ गार्डिंग तो कर नहीं रहा, ना तो माइग्रेशन कर रहा, ना उनको प्रिजर्व कर रहा, बल्कि क्या कर रहा? उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा। आगे आ जाओ बच्चा। तो अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 25 में क्या है? मॉनिटरिंग और लिखा ओवरलुकिंग और लिखा फॉरगेटिंग और लिखा नेग्लेक्टिंग। तो इन्होंने कहा कि और इसके लिए और अच्छा काम करने के लिए इनकी पॉपुलेशन को डैश करना पड़ेगा। तो इनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करोगे, ओवरलुक करोगे। ओवरलुक काहे करेंगे जब इनको हमें बचाना है? तो फॉरगेट, इनकी पॉपुलेशन को भूल क्यों जाएंगे या निगलेक्ट क्यों जाएंगे? तो सारे तो निगेटिव चीज़ आ जाएगी ना। तो इनकी पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चा? यहाँ देखो, तो ये लिखा है कि अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन। बर्ड कंजर्वेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि कंजर्वेशन इज दैट पॉपुलेशन डैश पॉपुलेशन टू ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ क्या करना होगा? पॉपुलेशन को, इनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग। ठीक है ना, फिर से दिखाऊं? देखो, इनकी पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? लिखो, इनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करना होगा या ओवरलुक करना? बिल्कुल ओवरलुक नहीं करेगा, ना निगलेक्ट करेंगे, फॉरगेटिंग भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे। अब 25 नंबर पे आया। तो आर्डुअस का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन। और रिक्रिएशनल का मतलब क्या हुआ? रिक्रिएशनल पॉजिटिव सेंस में, आर्डुअल क्या होगा? निगेटिव सेंस में। रिक्रिएशनल मतलब क्या हुआ? जब हम थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, किसी चीज़ों को रीस्टोर कर लेते हैं, रिवाइटलाइज हो जाते हैं, री एनर्जाइज हो जाते हैं, वही रिक्रिएशनल हो गया। जैसे आप कहीं थक गए हो, कहीं रुकिए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, थोड़ी देर आराम करिए, उठ के चलिए, तो रिक्रिएशन हो जाता है। किसी चीज़ को रिस्टोर करना, पुरानी स्थिति में फिर हमको ले आना है। स्ट्रेनस का मतलब वही आर्डुअस स्ट्रेनस एक ही चीज़ है, बहुत कठिन काम करने में। अगर लिखा है वर्क रिलेटेड, काम से रिलेटेड। चलो तो वाला आखिर वाले में देखते हैं लगाना क्या है। यहाँ इन्होंने कहा, ये 5 वाला, इन्होंने कहा कि कहाँ से पढ़ लिया जाए इसको, बहुत लंबा है। देन से यहाँ लिखो, आल्सो फॉर द ब्रॉडर इकोसिस्टम दे आर पार्ट, मतलब जिस इकोसिस्टम का पार्ट है वो बर्ड्स, वो हो गया। और मेनी बेनिफिट्स दीज इकोसिस्टम प्रोवाइड्स टू ह्यूमन, और वो सारे फ़ायदे जो इकोसिस्टम ह्यूमन को देता है, जैसे कि क्लीन एयर देता है, वाटर देता है और डैश अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं बताओ? नेचर उनको कैसी अपॉर्चुनिटी देता है बताओ? अपॉर्चुनिटी के लिए आप कौन सा वर्ड इसमें से लगा सकते हो, ज़रा क्लियर हो जाओ। आर्डुअस अपॉर्चुनिटी बहुत कठिन अपॉर्चुनिटी, या स्ट्रेनस बहुत मेहनती अपॉर्चुनिटी, तो लगेगा नहीं। या वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी या रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ क्या लगाओगे? रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, जिससे हमसे फिर से होता है, चीज़ों को फिर से बना सकते हैं, फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, किसके? सेट नंबर 7 के। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आगे आप क्या चाहते हैं, आगे आपकी कोई डिमांड हो तो वो भी आप हमको बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।